हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आदर्श विनय एकेडमी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट और बिहार सिविल कोर्ट के लिए जीके जीएस का टॉप 20 क्वेश्चन। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में सबसे अधिक बार यह प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग क्या करेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन को देखेंगे ये हम लोग। साथ ही इस प्रश्न से संबंधित आने वाले एग्जाम में, जो कि क्या है, कब है, पटना हाई कोर्ट का 30 अप्रैल को एग्जाम है। तो इस प्रश्न से संबंधित आने वाले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो आइए इस सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं। ये टेस्ट सीरीज नंबर हमारा कितना है, 1 है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आदर्श विनय एकेडमी, इसको लाइक करके और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं आज हमारा पहला प्रश्न कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। सबसे पहला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया, हमारा क्या है, डैश वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। यानी कि वनों की कटाई के लिए निम्नलिखित कारकों में कौन सा एक है। तो राइट आंसर क्या है, ए में दिया गया हमारा सूखा, बी में दिया गया ज्वालामुखी विस्फोट, सी में दिया गया है साइक्लोन, या डी में दिया गया है हमारा कृषि। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा डी, वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। यानी कि कृषि क्या है, वनों की कटाई के लिए प्रमुख जिम्मेदार कारकों में से एक है। ठीक है, इसके साथ हम लोग और भी देखते हैं प्रमुख कारक क्या है वनों की कटाई के लिए। प्रमुख कारक और कौन कौन से हैं, तो पहला हम लोग देख सकते हैं कृषि गतिविधियों का विस्तार, यानी कृषि के विस्तार के लिए वनों का कटाई किया जा रहा है। ठीक है, पशुधन गतिविधियां हैं। तीसरा नंबर है वनों की कटाई या इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार के लिए भी क्या हो रहा है, हमारा वनों का कटाई किया जा रहा है। ठीक है, खाद्य उद्योग के लिए भी किया जा रहा है और खनन कार्यों के लिए भी वनों का कटाई किया जा रहा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर डी, कृषि। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफी कौन से देश उत्पादन करता है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ब्राज़ील। यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफी उत्पादन कौन देश करता है, तो ब्राज़ील। ठीक है, उसके साथ हम लोग क्या बोलते हैं, ब्राज़ील में कहवा का पात्र ब्राज़ील को कहा जाता है। ठीक है, ब्राज़ील में कहवा का पात्र, ठीक है, ब्राज़ील को कहा जाता है। ब्राज़ील के कहवा के बाग को क्या हम लोग बोलते हैं, ब्राज़ील के कहवा के बाग को हम लोग बोलते हैं फजेंडा। यानी कि यदि पूछे हमारा प्रश्न कि ब्राज़ील के कहवा के बाग को क्या बोलते हैं, तो फजेंडा। ठीक है, यदि भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पूछे तो क्या आ जाएगा हमारा, कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या हो जाएगा हमारा, कर्नाटक। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है, तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि भारत के, यहाँ पे दिया गया हमारा, भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय के प्रथम महिला पूछा गया है कि महिला न्यायाधीश कौन था, तो एम फातिमा बीबी। राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एम फातिमा बीबी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर क्या है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश भी दिए हैं, प्रथम उपदेश भी दिए हैं और उसके बाद सर्वाधिक उपदेश भी दिए हैं। ठीक है, सर्वाधिक उपदेश भी दिए हैं। तो प्रश्न में हमारा क्या पूछा है, अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर। यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में, यदि पहला रहता प्रथम उपदेश कहाँ दिए हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, सारनाथ। ठीक है, सारनाथ। लेकिन पूछा है अंतिम उपदेश कहाँ दिए हैं, तो कुशीनगर, जबकि अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिए हैं। उसके बाद यदि पूछता कि गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश, ठीक है, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे, तो श्रावस्ती। सर्वाधिक से याद रखिएगा, सर्वाधिक श्रावस्ती। तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती, इस चीज़ को क्लियर कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कपिलावस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व कब हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं दिल्ली सल्तनत, यहाँ पे दिया गया है दिल्ली सल्तनत का वह शासक जो अपनी राजधानी ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। यानी कहने का मतलब यह है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया, यानी कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा राजा ऐसा था जिसने आगरा शहर का नींव रखा। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएगा, सिकंदर लोदी। यानी कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया, सिकंदर लोदी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का सिकंदर शासक सिकंदर शाह लोदी, पूरा नाम क्या था, सिकंदर शाह लोदी। दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में क्या, आगरा नाम से जाना गया। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया था, यदि डेट पूछे तो 1504 में। यानी कि सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब किया था, 1504 में। सिकंदर लोदी ने 1506 ईस्वी में आगरा को अपनी राजधानी, यानी कि स्थापना किया था 1506 में, 1504 में, लेकिन राजधानी कब बनाया था, 15 से
1906 में अपनी राजधानी आगरा को बनाया। ठीक है, सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए 30 इंच के गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। यानी कि प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है हमारा कि 30 इंच के गज ए सिकंदरी का प्रयोग किसने किया था, तो सिकंदर शाह लोदी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इस प्रश्न का हमारा, ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। उसके बाद हम लोग देखते हैं 6 नंबर प्रश्न क्या हमारा है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, होम रूल की स्थापना कब हुई थी, होम रूल लीग की, तो कब आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय। यानी होम रूल की स्थापना कब हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ से और किस तरह के प्रश्न आएगा। तो होम रूल की स्थापना कब हुआ था, अप्रैल 1916 में। किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक। यानी कि होम रूल की स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। भारत में होम रूल के जनक यदि पूछे तो कौन है, एनी बेसेंट। भारत में यदि होम रूल के जनक पूछे तो कौन है, एनी बेसेंट। ठीक है, भारत में एनी बेसेंट। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं होम रूल लीग की स्थापना पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने तथा मद्रास में एनी बेसेंट। यानी कि पूना में यदि पूछे कि पूना में होम रूल की स्थापना किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक। यदि मद्रास में पूछे तो क्या आ जाएगा हमारा राइट आंसर, एनी बेसेंट। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या हमारा राजा शाह का प्रथम पेशवा कौन था, राजा साहू का प्रथम पेशवा, राजा साहू का प्रथम पेशवा आपको पूछा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ। यानी कि राजा साहू के प्रथम पेशवा कौन था, तो बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के द्वितीय, यहाँ पे क्या हमारा द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी कि बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के क्या हुए, द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं 8 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित किस अनुच्छेद में राज्यसभा को यह अधिकार है कि 2/3 बहुमत से किसी नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना करें। यानी कि किस अनुच्छेद में यह अधिकार है, लोकसभा को यह अधिकार है कि किसी भी बहुमत से यानी कि नई अखिल भारतीय सेवा को स्थापित करे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। ठीक है, अनुच्छेद 312 में यह अधिकार प्राप्त है। ठीक है, लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, भारत के नियंत्रक। ठीक है, यदि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है तो वह पदच्युत होगा। यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक एवं कदाचार तथा असमर्थता पर आरोप लगाया जाता है तो पदच्युत होगा। कौन सा होगा, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा ए, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर, संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, इसकी पदावधि पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष का, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की क्या होता है, कार्य ग्रहण करने की तिथि से, यानी कि जिस दिन से वह पद ग्रहण करता है उस दिन से 6 वर्ष तक इनकी क्या रहता है, कार्य अवधि रहता है। ठीक है, लेकिन यदि 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर लेता है। यानी कि 65 वर्ष यदि कार्य अवधि से पहले पूरा हो जाता है तो क्या होता है, इनको स्वयं रिटायर करना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए होता है, तो 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, और यदि 65 वर्ष या 6 वर्ष की अवधि से पहले 65 वर्ष पूरा हो जाता है तो क्या होता है, इनको पद को त्याग देना पड़ता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर सकते। यानी कि जिस समय यह सेवा क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद पे होंगे उसमें भारत सरकार के अधीन और कोई सरकारी पद पे यह नहीं नियुक्त होंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अजंता की गुफा कहाँ स्थित है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र। इसके बाद हम लोग देखते हैं एलोरा की गुफा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। एलिफेंटा की गुफा हमारा कहाँ है, मुंबई। बादामी का गुफा कहाँ है, कर्नाटक। भीमबेटका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश। इसको बनाया किसने था भीमबेटका गुफा को, तो रायसेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 11 नंबर प्रश्न,
निम्न में कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है? यहाँ इस चीज़ को, प्रश्न को ध्यान दीजिए, यहाँ पे नहीं पूछा गया है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से नहीं है? नहीं है पूछा गया है तो भगत सिंह का इस काकोरी रेलगाड़ी डकैती कांड से संबंध नहीं है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। अब देखते हैं हम लोग क्या हो। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को कब हुआ था? काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के पास काकोरी गांव के ब्रिटिश राजा के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारियों ने किया था। यदि डेट पूछे तो 9 अगस्त 1945 को हुआ था काकोरी षड्यंत्र। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ से एक और प्रश्न हमारा बनता है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 को। राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5 फरवरी 1922। अब देखते हैं, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक पूछा। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एडम स्मिथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा हमारा, पेरियार नदी। इदुक्की बांध किस नदी पर बनाया गया था? पेरियार नदी। अब देखते हैं, यहाँ से और भी हमारा प्रश्न पूछा जाता है, इदुक्की किस राज्य में है? तो केरल में। इदुक्की किस राज्य में है? तो केरल राज्य में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा में है। उसके बाद आएगा नागार्जुन सागर परियोजना, अलमाटी बांध परियोजना, श्रीशैलम परियोजना एवं तेलुगु गंगा परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ये सारे परियोजना आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न हमारा बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हिडकल परियोजना एवं घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक के घाट प्रभा नदी पर स्थित है। यानी कि हिडकल परियोजना, घाट प्रभा परियोजना कर्नाटक के घाट प्रभा नदी पर स्थित है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 14 नंबर प्रश्न, अफ्रीका के विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यानी अफ्रीका के विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जाम्बेजी नदी। यानी कि राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा ए, जाम्बेजी नदी। राइट आंसर क्या आ गया? जाम्बेजी नदी। 15 नंबर प्रश्न, उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? यानी कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपको बताना है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1916 ईस्वी में। राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1916 ईस्वी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1916 ईस्वी। 17 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान, यानी कि भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद क्या आ जाएगा हमारा? संविधान के भाग 9। भाग 9 क्या हमारा है? पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया हमारा क्या है? भारतीय संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का यहाँ पे भाग यदि पूछे 9 अनुच्छेद 243 के क से 243 के न टवर गिना तक पंचायती राज से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, अनुसूची 11वां क्या है? 11वां का संबंध पंचायती राज से है। यदि अनुसूची हमारा पूछे तो किसका 11वां का संबंध किससे है? पंचायती राज से है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन का संबंध क्या है? पंचायती राज से। यदि संविधान संशोधन पूछे तो 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज्य से है। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अशोक का शिलालेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। यानी कि यह क्या, इसे बोल सकते हैं कि सर्वाधिक ब्राह्मणी लिपि में अशोक का शिलालेख लिखा गया है। अब देखते हैं, अशोक के शिलालेख प्रायः ब्राह्मणी लिपि, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि में ही मिलता है। लेकिन यदि प्रश्न हमारा है कि अशोक का सर्वाधिक शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। 19 नंबर प्रश्न, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किए थे 1913, क्या कब किए थे? 1398 ईस्वी में किए थे। ठीक है, 1398 ईस्वी। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? जब बर्फ पिघलती है तो इसका क्या होता है? जब बर्फ पिघलती है तो इसका आयतन बढ़ता है। बी में है आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है या द्रव्यमान घटता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब बर्फ पिघलता है तो इसका क्या होता है? आयतन घट जाता है। बर्फ पिघलता है तो इसका आयतन घट जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, सामान्य ताप
सामान्य दाब पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री होता है। सामान्य दाब पर, यदि प्रश्न है कि सामान्य दाब पर बर्फ का तापमान 0 डिग्री होता है, जबकि इसका तापमान बढ़ता है तो बर्फ का आयतन घटता है, और 4 डिग्री तापमान पर इसका आयतन न्यूनतम होता है। यहाँ से हमारा प्रश्न क्या आता है कि इसके बर्फ का तापमान कितना, 4 डिग्री पर, 4 डिग्री तापमान पर इसका आयतन न्यूनतम होता है। ठीक है, बर्फ का घनत्व, ठीक है, बर्फ का घनत्व बढ़ते तापमान के साथ बढ़ता है। यहाँ पे क्या है, बर्फ का घनत्व बर्फ का घनत्व भी बढ़ते तापमान के साथ बढ़ने लगता है तथा 4 डिग्री पर यह अधिकतम होता है। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा टॉप 20 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, तब तक फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।